हेलो एवरीवन, दिस इज पूजा एंड वेलकम यू एट दिस यूट्यूब चैनल। और आज हम करेंगे रिलेशंस एंड फंक्शन। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। बिल्कुल बेस से हम स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम सीखेंगे ऑर्डर पेयर क्या होता है। अब देखो ऑर्डर पेयर क्या होता है। अगर आपके पास कोई भी दो सेट हैं तो इस टाइप का पेयर ए बी, इस टाइप के पेयर को हम क्या बोलते हैं? ऑर्डर्ड पेयर हम इसको बोलते हैं। जहां पर ये ए है वो हमारा ए सेट से बिलोंग करेगा और जो बी है वो हमारा बी सेट से बिलोंग करेगा और ए और बी हमारे क्या है? नॉन एम्प्टी सेट्स हैं। तो इसको हम क्या बोलेंगे? ऑर्डर पेयर हम इसको बोलेंगे। उसके बाद आता है कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होती है। जब भी आपके पास कोई भी दो सेट हैं और हम उनका क्रॉस प्रोडक्ट निकालते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं? कार्टेशियन प्रोडक्ट। और जो कार्टेशियन प्रोडक्ट के एलिमेंट्स होते हैं वो क्या होते हैं? ऑर्डर पेयर होते हैं। सो देखो, जैसे हमारे पास ए सेट है 1 2 एंड 3, बी सेट हमारे पास है 4 5 6। अब इन दोनों की कार्टेशियन प्रोडक्ट हम कैसे डिफाइन करेंगे? देखो, ए क्रॉस बी अगर हम निकाल रहे हैं तो हमें किस टाइप का पेयर मिलेगा? ए बी, जहां पर ए हमारा फर्स्ट सेट से बिलोंग करेगा और जो बी है वो हमारा सेकंड सेट से बिलोंग करेगा। ये चीज हमेशा आपको याद रखनी है कि फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट सेट से बिलोंग करेगा, सेकंड एलिमेंट आपका सेकंड सेट से बिलोंग करेगा। सो ए क्रॉस बी हमारे पास क्या हो जाएगा? देखो यहाँ पर 1 का क्रॉस प्रोडक्ट 4 5 6 तीनों के साथ आपको लेना, तो तीन पेयर बनेंगे 1 4 1 5 एंड 1 6। सिमिलर 2 के भी हमारे पास कितने पेयर्स बनेंगे? 3 पेयर्स बनेंगे 2 4 2 5 एंड 2 6। सिमिलर 3 के भी हमारे पास तीन पेयर बनेंगे 3 4 3 5 एंड 3 6। तो ये हमारे पास होते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट, जिसके एलिमेंट आपके किस फॉर्म में होते हैं? ऑर्डर पेयर की फॉर्म में होते हैं। अगर आपके पास यहाँ पर एलिमेंट फॉर्म में मिल जाए, जैसे 1 2 3 4 अलग अलग हमें मिल रहे हैं, तो वो हमारा क्या होता है? सेट होता है। और अगर आपको ऑर्डर पेयर की हेल्प से मिल रहे हैं एलिमेंट्स, तो वो हमारे पास क्या होती है भाई? कार्टेशियन प्रोडक्ट होता है। अब बात करते हैं, ए क्रॉस बी हमारा 5 के इक्वल होगा। इट मीन्स कि दो सेट की जो कार्टेशियन प्रोडक्ट है उसमें हमारे पास एक भी एलिमेंट नहीं आएगा। कब नहीं आएगा? जब या तो ए सेट हमारा एम्प्टी हो या फिर बी सेट हमारा एम्प्टी हो। इट मीन्स कि ए सेट में हमारे पास एक भी एलिमेंट ना हो। इस तरीके से आपको गिवन हो ए सेट आपका क्या है? 5, या फिर आपके पास जो बी सेट है वो आपका क्या बन जाए? 5। क्योंकि अगर एक सेट हमारा 5 बन गया तो दूसरे एलिमेंट में चाहे इनफाइनाइट एलिमेंट हो हमारे पास, तो उनका हम पेयर नहीं निकाल सकते। और अगर आप पेयर नहीं निकाल सकते तो आप कार्टेशियन प्रोडक्ट भी नहीं निकाल सकते। तो इसकी वजह से जो कार्टेशियन प्रोडक्ट है आपकी वो क्या बन जाती है? 5 बन जाती है। या तो आपके पास ए 5 हो या फिर बी 5 हो या फिर दोनों ही आपके क्या हो? 5 हो, या फिर आप बोल सकते हो दोनों ही आपके एम्प्टी सेट्स हो। उसके बाद आता है, अगर आपको यहाँ पर नंबर ऑफ एलिमेंट निकालने हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट के अंदर, ए क्रॉस बी के हमें नंबर ऑफ एलिमेंट निकालने, तो कैसे निकालेंगे? n of a multiply n of b। इट मीन्स कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी, इन दोनों की क्या कर देंगे हम? मल्टीप्लीकेशन। जैसे अगर हमें इन दोनों की जो कार्टेशियन प्रोडक्ट है उसके एलिमेंट्स निकालने, तो कैसे निकालेंगे? इसके नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए कितना हमारे पास? 1 2 एंड 3। सिमिलर एन ऑफ बी हमारे पास क्या है? काउंट करेंगे 1 2 3। तो एन ऑफ ए क्रॉस बी हमारे पास क्या आ जाएगा? 3 क्रॉस 3 दैट इज इक्वल्स टू 9। इस तरीके से आपको करना है। अगर यहाँ पर सी आ रहा है साथ में एन ऑफ ए क्रॉस बी क्रॉस सी, देन ये हमारे पास आ जाएगा एन ऑफ ए मल्टीप्लाई एन ऑफ बी मल्टीप्लाई बाई एन ऑफ सी। अगर आपके पास यहाँ पर जितने भी एलिमेंट, उन सभी के क्या कर देंगे हम? नंबर ऑफ एलिमेंट्स की मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। अब हम सीखेंगे रिलेशन क्या होता है। अब हम समझेंगे रिलेशन एंड रिलेशन के टाइप्स। सबसे पहले देखो रिलेशन क्या होता है।
लेट ए एंड बी टू नॉन एम्प्टी सेट्स। हमारे पास क्या है, हमने अज्यूम किया ए और बी दो नॉन एम्प्टी सेट्स हैं। इट मीन्स कि उसके अंदर कोई ना कोई एलिमेंट एग्जिस्ट कर रहे हैं। उसके बाद देन एनी सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी इज कॉल्ड ए रिलेशन। अब सबसे पहले आपको पता होना चाहिए सबसेट क्या होता है। किसी भी सेट का सबसेट आपको निकालना आना चाहिए। मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देती हूँ। मान लिया ये हमारे पास कोई सेट है 1 2 3 4 5 6। अब इसका सबसेट मुझे निकालना है, तो यहाँ पर मैं कोई एक सेट ले रही हूँ। सबसेट का मीनिंग क्या है कि उस सेट के कुछ एलिमेंट्स हम निकाल दे रहे हैं, ठीक है। ये इसका सबसेट मान लिया मेरे पास क्या है 2 3 4 हमारा क्या है सबसेट। तो यहाँ पर आपको क्या राइट करना होता है, बी इज सबसेट ऑफ ए। इट मीन्स बी के जितने भी एलिमेंट है वो सभी के सभी ए में एग्जिस्ट करने चाहिए, ठीक है। बी के सभी एलिमेंट ए में एग्जिस्ट करने चाहिए, तो बी हमारे पास क्या हो जाएगा, ए का सबसेट हो जाएगा। ये हमारे पास कंडीशन होती है सबसेट की। अब समझते हैं कि यहाँ पर क्या बोला गया है, देन एनी सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी इज कॉल्ड रिलेशन। जो हमारे पास कार्टेशियन प्रोडक्ट होती है उसका जो सबसेट है उसको हम क्या बोलते हैं भाई, रिलेशन हम बोलते हैं। तो रिलेशन हमारे पास सबसेट होता है किसका, ए क्रॉस बी का। अब एक चीज ध्यान रखना कि जब भी आपको रिलेशन निकालना है या फिर आपको डिफाइन करना है किसी भी क्वेश्चन में, देन आपके पास कार्टेशियन प्रोडक्ट होनी चाहिए उन सेट की, ठीक है। अगर कार्टेशियन प्रोडक्ट आपके पास नहीं है देन आप रिलेशन को डिफाइन नहीं कर सकते। तो जो रिलेशन है उसका बेस क्या है, कार्टेशियन प्रोडक्ट। इसीलिए हमने सबसे पहले ऑर्डर पेयर और कार्टेशियन प्रोडक्ट को समझा। अब आपका जो रिलेशन है वो किस तरीके से गिवन होता है, देखो जैसे हमारे पास हो सकता है आर हमारा डिफाइन है ए टू ए, ठीक है। ए क्रॉस ए मतलब यहाँ पर क्या है, ए क्रॉस ए का मीनिंग ए टू ए डिफाइन है, या फिर रिलेशन इज डिफाइंड ए टू ए, इस तरीके से मिल सकता है ए टू बी, ए टू सी। तो यहाँ पर क्या है कि जो फर्स्ट एलिमेंट होगा वो हमारे कहाँ से आएगा, फर्स्ट सेट से, एंड सेकंड हमारे पास कहाँ से आएगा, सेकंड सेट से। तो यहाँ पर हमें जो कार्टेशियन प्रोडक्ट है वो इस तरीके से डिफाइन करनी होती है। अगर यहाँ पर बी है तो पहले बी आएगा, पीछे हमारे पास क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा। ये सिंपली हमारे पास नोटेट करने के लिए कि हमें कौन सी कार्टेशियन प्रोडक्ट की जरूरत पड़ेगी। अब जो यहाँ पर फर्स्ट सेट होता है ये हमारे पास क्या होती है, डोमेन होती है रिलेशन की। और जो सेकंड एलिमेंट हम जो सेकंड सेट होता है हमारे पास वो क्या होती है, कोडोमेन होती है इस रिलेशन की। सो यहाँ पर हमारे पास क्या था, ए क्रॉस बी। तो ए हमारे पास डोमेन है रिलेशन की और बी हमारे पास क्या है, कोडोमेन ऑफ रिलेशन। उसके बाद बात करते हैं कि आइडेंटिटी रिलेशन कौन सा होता है। रिलेशन की कुछ टाइप्स हम डिफाइन करेंगे। अब सबसे पहला आता है हमारे पास आइडेंटिटी रिलेशन क्या होता है। अब आइडेंटिटी रिलेशन को आप कैसे डिफाइन करोगे, सिंपल रिलेशन तो हमें पता चल गया कि किसी भी कार्टेशियन प्रोडक्ट का कोई एक सबसेट होता है उसको हम क्या बोलते हैं, रिलेशन बोलते हैं। अब आइडेंटिटी रिलेशन क्या होता है, मान लिया हमारे पास एक सेट है, लेट ए बी ए नॉन एम्प्टी सेट। ए हमारे पास क्या है, एक नॉन एम्प्टी सेट है। देन हमारा जो रिलेशन है वो किसका सबसेट होगा भाई, आर इज सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। क्योंकि सबसे पहले हमें क्या चाहिए, रिलेशन को डिफाइन करने से पहले हमें कार्टेशियन प्रोडक्ट चाहिए। अब जो आइडेंटिटी रिलेशन है उसमें कौन से पेयर आएंगे, ए टू ए टाइप के हमारे पास पेयर आएंगे। ए इज बिलोंग्स टू आर, इस टाइप के हमारे पेयर आएंगे। और सभी ए हमारे किससे बिलोंग करेंगे, फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू सेट ए। क्लियर है, सभी ए हमारे कहां पर बिलोंग करेंगे, सेट ए में बिलोंग करेंगे। अब एक पॉइंट यहां पर आता है, अगर आपको मिल जाए ए बी बिलोंग्स टू रिलेशन एंड एक आपको मिल रहा है ए बिलोंग्स टू रिलेशन एंड बी बिलोंग्स टू रिलेशन। अब देखो यहाँ पर ये जो चीज है ये हमारी एग्जिस्ट करेगी क्योंकि जो रिलेशन है उसके जितने भी एलिमेंट्स होंगे उस सेट के अंदर वो हमारे किस टाइप के होंगे, पेयर टाइप्स में हमारे एलिमेंट होंगे। बट जो हमें ये चीज गिवन होगी अगर कहीं पर भी ये एग्जिस्ट नहीं करेगी, ए कभी भी रिलेशन में बिलोंग नहीं करेगा, बी कभी भी रिलेशन में बिलोंग नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा, अब देखो जो रिलेशन है हमारा सबसेट है किसका, ए क्रॉस ए का,
और ए क्रॉस ए में आपके किस टाइप के पेयर्स आएंगे, इस टाइप के पेयर्स आएंगे, और ए हमारे किससे बिलोंग करेगा, इससे बिलोंग करेगा। तो सभी आपके इस टाइप के हैं, इस तरीके से ए सी ए डी इस टाइप के पेयर अगर आपके पास रिलेशन में है तो ये आपका कंप्लीट क्या है, एक एलिमेंट है। आप यहाँ पर ये नहीं बोल सकते ए बी बिलोंग्स टू आर, सी बिलोंग्स टू आर, डी बिलोंग्स टू आर, तो ये चीज आप नहीं बोल सकते, क्योंकि ये जो कंप्लीट है आपका ये एक एलिमेंट होता है। सिमिलर ये भी आपका एक एलिमेंट है, तो आप इसके अंदर के जो एलिमेंट है इनको सेपरेट करके नहीं बोल सकते कि ये हमारा रिलेशन में बिलोंग करेगा। अगर रिलेशन में कुछ बिलोंग करेगा तो वो क्या करेगा, ये कंप्लीट जो ऑर्डर पेयर है वो आपका रिलेशन में बिलोंग करेगा। तो कभी ऑप्शन टाइप क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है इस टाइप का क्वेश्चन, तो उस चीज को आप हमेशा याद रखना। अब बात करते हैं कि जो हमारा आइडेंटिटी रिलेशन है उसमें आपके एलिमेंट किस टाइप के आएंगे। तो यहाँ पर ए टाइप के एलिमेंट्स आएंगे। इट मीन्स कि अगर आपका सेट इस तरीके से है 1 2 3, तो आपका जो रिलेशन है वो किस टाइप का होगा, 1 1 2 2 एंड 3 3। जो भी एलिमेंट था उसका उसके खुद के साथ ही जो रिलेशन होगा वही इसमें आएगा, उसके अलावा कोई भी ऑर्डर पेयर इसमें इंक्लूड नहीं होगा। ये होता हमारे पास आइडेंटिटी रिलेशन। और अगर एक सिंगल एलिमेंट का भी ऑर्डर पेयर यहाँ पर एग्जिस्ट ना करे ना, तो उसको हम आइडेंटिटी रिलेशन नहीं बोलेंगे। और इसलिए यहाँ पर लिखा है फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू सेट ए। क्लियर है, इन सभी का हमारे पास आइडेंटिटी रिलेशन इसमें होना चाहिए, तभी ये आइडेंटिटी रिलेशन बनेगा। उसके बाद आता है यूनिवर्सल रिलेशन। क्या होता है, अब देखो यूनिवर्सल रिलेशन का मीनिंग क्या है, ओवरऑल। तो यहाँ पर क्या है कि अगर आपके पास कोई एक नॉन एम्प्टी सेट है तो ये जो रिलेशन है वो किसके बराबर हो जाता है, अभी ए क्रॉस ए के इक्वल हो जाता है। ठीक है, इसके जितने भी एलिमेंट हैं वो सभी इसमें अगर इंक्लूड हो जाते हैं तो उसको हम बोलते हैं यूनिवर्सल रिलेशन। नेक्स्ट हमारे पास आता है वॉइड या फिर एम्प्टी रिलेशन। जब आपके पास रिलेशन फाई के इक्वल आ जाए, क्या आ जाए भी, रिलेशन फाई के इक्वल आ जाए, उस रिलेशन को हम बोलते हैं वॉइड एम्प्टी रिलेशन, हम इसको बोलते हैं। अब ये फाई आएगा क्यों, अब देखो इसमें अलग अलग तरीके हो सकते हैं। या तो आपके पास जो सेट है कार्टेशियन प्रोडक्ट जिसकी हमें निकालनी है, दो सेट गिवन है उसमें से एक फाई मिल जाए, या फिर दोनों फाई मिल जाए, या फिर जो उनको सेटिस्फाई करने वाला रूल है जिसकी हेल्प से हम कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालते हैं वो रूल उन एलिमेंट्स को सेटिस्फाई ना करे, या फिर जो एलिमेंट है उनको सेटिस्फाई ना करे। मान लो हम यहाँ पर रिलेशन ले रहे हैं एक्स प्लस वाई हमारा 6 के इक्वल है। ठीक है, x प्लस वाई हमारा किसके इक्वल है भाई, 6 के इक्वल है। इस तरीके से कंप्लीट डिफाइन करते हैं कि रिलेशन को हम डिफाइन कैसे करते हैं, एक्स वाई सच दैट x प्लस वाई इज इक्वल्स टू, किसी भी नंबर के इक्वल ले लेते हैं हम इसको, x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 10, और x वाई दोनों किससे बिलोंग कर रहे हैं भी, सेट ए से हमारे बिलोंग कर रहे हैं, और ए सेट हमारा ये है। अब देखो यहाँ पर अगर हम कोई भी एलिमेंट किसी के साथ भी ऐड कर रहे हैं, कोई भी एलिमेंट किसी के साथ भी ऐड करें, एक्स वाई की वैल्यू क्या हुई, एक्स की वैल्यू 1 है, एक्स की वैल्यू 2 है, एक्स की वैल्यू 3 है। सिमिलर वाई की वैल्यू 1, वाई की वैल्यू 2 और वाई की वैल्यू हमारे पास 3 है। अब इनमें कोई सी भी वैल्यू आप किसी में भी ऐड कर दो, एक्स प्लस वाई हमें निकालना है, किसी का भी अगर किसी के साथ भी रिलेशन बनाओगे तो एक्स प्लस वाई हमारा 10 के इक्वल नहीं आएगा। इट मीन्स रिलेशन में हमारे पास एक भी पेयर नहीं बनेगा जो कि हमारा इन दोनों कंडीशंस को सेटिस्फाई करता हो, कि जो हमारे एलिमेंट है ए के वो इस कंडीशन को ही सेटिस्फाई नहीं कर रहे हैं। इस वजह से रिलेशन हमारा किसके इक्वल आ रहा है, अभी फाई के इक्वल आ रहा है। और इस रिलेशन को हम क्या बोलेंगे, इम्पटी रिलेशन, या फिर आप बोल सकते हो नल रिलेशन, या फिर आप इसको वॉइड रिलेशन भी बोल सकते हो। उसके बाद आता है रिफ्लेक्सिव रिलेशन। क्या होता है, अब यहाँ पर एक चीज समझने की है कि जो रिफ्लेक्सिव रिलेशन है और जो आपका यहाँ पर आइडेंटिटी रिलेशन है वो दोनों लगभग सेम सेम है। अब सेम सेम कैसे है उस चीज को मैं क्लियर करती हूँ। यहाँ पर देखो, जो आपके पास ये आइडेंटिटी रिलेशन की कंडीशन है, सेम आपके पास
कंडीशन होती है रिफ्लेक्सिव रिलेशन की। ठीक है, रिफ्लेक्सिव रिलेशन भी क्या होता है, लेट ए बी ए नॉन एम्प्टी सेट और ए टाइप के पेयर रिलेशन में आएंगे फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू रिलेशन। अब यहाँ पर भी हमारे पास किस किस टाइप के होंगे, ए अगर हमारे पास 1 2 3 है तो जो आर है वो हमारे पास क्या आएगा 1 1 2 2 3 3, ये तीनों ही पेयर इस रिलेशन में होने चाहिए, तभी ये रिलेशन हमारा रिफ्लेक्सिव रिलेशन होगा। अब इन दोनों को कनेक्ट करते हैं कि इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या होगा। अब जो हमारे पास ये रिलेशन है, ठीक है, जो हमारे पास रिफ्लेक्सिव रिलेशन है, इसमें इन पेयर के साथ साथ हमारे और पेयर भी ऐड हो सकते हैं, जैसे 1 का 3 के साथ रिलेशन, 1 का 2 के साथ रिलेशन, तो भी ये हमारे पास क्या है भाई, रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। ठीक है, बट यहाँ पर क्या बोला जाता है कि ओनली यहाँ पर एक कंडीशन आ जाती है ओनली, जो कि हमारे पास किस में आती है, आइडेंटिटी रिलेशन में आती है, कि सिर्फ इसी टाइप के पेयर आने चाहिए, इसके अलावा एक भी पेयर इसमें इंक्लूड नहीं होना चाहिए। अगर एक पेयर भी और इंक्लूड हुआ तो ये आइडेंटिटी से निकल जाएगा, ये आइडेंटिटी रिलेशन नहीं रहेगा। बट अगर हम रिफ्लेक्सिव रिलेशन की बात करें तो इसमें आपके जो आइडेंटिटी पेयर हैं वो भी आएंगे, उसके साथ साथ जो अदर पेयर हैं वो भी इसमें इंक्लूड हो सकते हैं। तो इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या हुआ, आइडेंटिटी रिलेशन वो रिलेशन होगा जिसमें सिर्फ और सिर्फ आइडेंटिटी पेयर ही होंगे, बट रिफ्लेक्सिव रिलेशन वो रिलेशन होगा जिसमें आइडेंटिटी पेयर के साथ साथ अदर पेयर भी आप इंक्लूड कर सकते हो। क्लियर है यहाँ तक। उसके बाद हमारे पास आता है सिमेट्रिक रिलेशन। कौन सा होता है, कोई भी हमारे पास एक नॉन एम्प्टी सेट है, देन रिलेशन हमारा क्या कहता है, अगर ए बी पेयर हमारा रिलेशन में बिलोंग कर रहा है, अगर ए बी पेयर हमारा रिलेशन में बिलोंग कर रहा है, देन बी ए पेयर भी हमारे पास रिलेशन में होना चाहिए। अगर ये कंडीशन नहीं आपको मिलती है किसी भी रिलेशन में, देन आप उसको सिमेट्रिक नहीं बोल सकते। अब यहां पर देखो, इस रिलेशन में अगर आपके पास 1 3 है तो आपके पास 3 1 भी होना चाहिए। अगर यहाँ पर 3 1 है और यहाँ पर इसका पेयर भी आपके पास होना चाहिए, ठीक है, तो ही ये हमारे पास सिमेट्रिक होगा, अगर नहीं है तो सिमेट्रिक नहीं होगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखो, अगर आपके पास एक एलिमेंट का पेयर है, उल्टा अगर 1 3 है 3 1 आपके पास है, बट 1 2 है, अगर 2 1 आपके पास नहीं है, अगर मैं इस पेयर को हटा दूं तो भी ये सिमेट्रिक रिलेशन नहीं होगा कभी भी। तो जितने भी पेयर हैं उन सभी के लिए आपको ये कंडीशन चेक करनी होगी। और एक चीज आप हमेशा याद रखना, जो आपके आइडेंटिटी पेयर्स हैं उन पर कभी भी ना तो रिफ्लेक्सिव चेक करो, ना सिमेट्रिक, ना ट्रांजिटिव की जरूरत, क्योंकि ये सभी के सभी आपके तीनों कंडीशन को वेरीफाई करते हैं, सिमेट्रिक की भी, रिफ्लेक्सिव की भी और ट्रांजिटिव की भी। क्योंकि इसका उल्टा करोगे तो 1 1 आएगा, इसका उल्टा करोगे 2 2 आएगा, इसका उल्टा करोगे 3 3 आएगा। तो इनको छोड़कर, इनको आप अगर सिमेट्रिक चेक कर रहे हो तो इनको थोड़ी देर के लिए आप छोड़ दो कि ये हमारे पास रिलेशन में है ही नहीं। बाकी जितने भी पेयर हैं उनके लिए कंडीशन चेक कर दो, अगर सभी के लिए कंडीशन वेरीफाई है तो सिमेट्रिक है, अगर एक के लिए भी नहीं है तो सिमेट्रिक नहीं है। उसके बाद आता है ट्रांजिटिव रिलेशन। अब ट्रांजिटिव रिलेशन क्या बोल रहे हैं, ए बी अगर रिलेशन में है और बी सी भी रिलेशन में है, देन हमारे पास ए सी भी रिलेशन में होना चाहिए, ए सी भी रिलेशन में होना चाहिए। अब इसका मीनिंग क्या है, थोड़ा सा समझते हैं, ठीक है, थोड़ा सा समझते हैं। अगर आपके पास 1 2 है, 2 3 है, तो 1 3 भी होना चाहिए इस रिलेशन के अंदर, ठीक है, चाहे आपका कोई भी पेयर हो, किसी भी टाइप का पेयर, तो सभी पर आपको ये कंडीशन चेकआउट करनी है। अगर ये कंडीशन वेरीफाई हो जाती है सभी पेयर्स के लिए, देन ये कैसा है, ट्रांजिटिव। अगर एक पेयर के लिए भी नहीं हो रही है, एक पेयर भी अगर कम है, तो वो ट्रांजिटिव नहीं है। जैसे हमने सिमेट्रिक के लिए देखा, सभी एलिमेंट्स के लिए, सभी पेयर्स के लिए हमें चेक करना है रिलेशन के अंदर। अगर आपके पास देखो 1 2 है, 2 3, बट 1 3 नहीं है, फिर ट्रांजिटिव नहीं होगा। सिमिलर अगर आपके पास ऐसे गिवन है जैसे 1 1 2 2 एंड 3 3, ठीक है, उसके बाद यहाँ पर देखो 1 2 गिवन है, अब यहाँ पर देखो 2 1, ठीक है, यहाँ पर देखो 1 1 1 का फिर 2 के साथ रिलेशन, तो 1 का 2 के साथ रिलेशन हो गया, यहाँ पर ये ट्रांजिटिव है। बट
अगर यहाँ पर एक भी पेयर ऐसा मिल जाए इनको छोड़कर कि यहाँ पर आपके पास है 1 2 है, फिर देखो 1 का 3 के साथ रिलेशन है, ये भी हमारा ट्रांजिटिव होगा क्योंकि 1 3 है तो 3 1 भी हमारे पास ये रिलेशन के अंदर है। 1 का 1 के साथ, 1 का 2 के साथ, तो 1 2 का होना चाहिए जो कि हमारे पास ऑलरेडी है। सिमिलर 1 1 है, 1 3 लिया, फिर 1 और 3 ये भी हमारे पास है। बट यहाँ पर अगर आपको बोल दिया जाए 2 3 है, ठीक है, 1 का 2 के साथ, सॉरी 1 का 2 के साथ है, 2 का 3 के साथ, 1 3 भी है, बट अगर यहाँ से मैं इस 1 3 को हटा दूं तो ये हमारे पास ट्रांजिटिव नहीं होगा क्योंकि इन पेयर के लिए तो कंडीशन वेरीफाई हो रही है, यहाँ पर इसके लिए कंडीशन वेरीफाई नहीं हो रही क्योंकि सिर्फ इस एलिमेंट का हमारे पास एक पेयर नहीं है, तो हमारे पास ये ट्रांजिटिव नहीं होगा। तो कभी भी अगर ट्रांजिटिव और रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक चेक करना है तो हमेशा जो आइडेंटिटी पेयर है उनको एक साइड में छोड़ दो क्योंकि ये हमेशा रिफ्लेक्सिव भी होंगे, सिमेट्रिक भी होंगे और ट्रांजिटिव भी होंगे। एक थ्योरम आती है जो कि क्या है, आइडेंटिटी रिलेशन इज ऑलवेज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। इस थ्योरम की वजह से आप बोल सकते हो कि ये जो पेयर है ये हमेशा रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव होंगे। अगर आपको चेक करना है तो हमेशा इनको छोड़कर जो पेयर है उनके लिए आपको कंडीशंस चेक करनी है। अब देखो आपको सिर्फ मैं एक ही क्वेश्चन करवाऊंगी और इसी पर हम रिलेशन को खत्म कर देंगे, फिर हम फंक्शन स्टार्ट करेंगे। सो देखो क्वेश्चन क्या है, लेट आर बी ए रिलेशन इन सेट ए 1 2 3 4 गिवन बाय आर इज इक्वल्स टू दिस, प्रूव दैट आर इज रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव बट नॉट सिमेट्रिक। हमें प्रूव करना है कि जो हमारे पास रिलेशन है वो रिफ्लेक्सिव है और ट्रांजिटिव है बट सिमेट्रिक नहीं है। तो यहाँ पर हम क्या क्या चेक करेंगे, रिफ्लेक्सिव की कंडीशन, सिमेट्रिक की और ट्रांजिटिव की कंडीशंस को हम चेक करेंगे। और एक चीज और बताऊंगी मैं आपको, इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होता है। अगर कोई भी रिलेशन रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव तीनों के कंडीशन को वेरीफाई करता है तो उस रिलेशन को हम बोलते हैं इक्विवेलेंस रिलेशन। कई बार ये निकालने को बोल दिया जाता है। तो सबसे पहले यहाँ पर देखो रिफ्लेक्सिव रिलेशन हम चेक करेंगे, ठीक है। क्या चेक करेंगे भाई, रिफ्लेक्सिव रिलेशन, ठीक है। फॉर रिफ्लेक्सिव, अब रिफ्लेक्सिव कब होगा, जब उसके आइडेंटिटी पेयर हमारे रिलेशन में एग्जिस्ट करेंगे। और आइडेंटिटी पेयर हमारे पास कितने होने चाहिए, 4, क्योंकि हमारे पास 4 एलिमेंट है ए सेट के अंदर और रिलेशन हमारा किस पर डिफाइन है, ए सेट पर। इट मीन्स कि रिलेशन है जो हमारा सबसेट है किसका, ए क्रॉस ए का। तो यहाँ पर हमारे पास क्या क्या होना चाहिए, 1 1 रिलेशन के अंदर ऑलरेडी है, बिलोंग्स टू रिलेशन, उसके बाद हमारे पास होना चाहिए 2 2, देखो 2 2 भी रिलेशन के अंदर बिलोंग कर रहा है। अब 3 3 भी हमारा रिलेशन में है जो कि यहाँ पर है, बिलोंग्स टू रिलेशन, एंड 4 4 भी हमारा रिलेशन में बिलोंग कर रहा है। इट मीन्स कि ए के जितने भी एलिमेंट है सभी का आइडेंटिटी रिलेशन हमारा रिलेशन में बिलोंग कर रहा है। ये अगर हमारे बिलोंग कर रहे हैं देन हम बोल सकते हैं कि आर हमारा रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। आर हमारा कैसा रिलेशन है भाई, रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। क्यों है, क्योंकि यहाँ पर जितने भी एलिमेंट हैं इनके आइडेंटिटी जो पेयर है वो रिलेशन में बिलोंग कर रहे हैं। 4 एलिमेंट है 1 2 3 4 और 1 2 3 4 चारों के पेयर आपके बिलोंग कर रहे हैं रिलेशन के अंदर, देन ये हमारा रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। अब बात करते हैं सिमेट्रिक की। अब मैंने आपको बोला था कि जब भी आप सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव चेक कर रहे हो देन आपको आइडेंटिटी जो पेयर्स हैं उनको छोड़ देना है। इसको छोड़ दो, इसका हमारे पास कोई यूज नहीं है, इसका कोई यूज नहीं है, इसका भी कोई यूज नहीं है और इसका भी कोई यूज है। थोड़ी देर के लिए इनको ये सोच लो कि ये हमारे एग्जिस्ट ही नहीं कर रहे हैं रिलेशन के अंदर, क्योंकि अब हमें सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव चेक करना है। अब ये चीज मैं आपको क्यों बोल रही हूँ कि आप इनको थोड़ी देर के लिए साइड रख दो, क्योंकि देखो कई बार ये होता है कि हम क्या कर देते हैं, इन आइडेंटिटी रिलेशंस को चेक कर लेते जल्दी जल्दी में। बहुत बार होता है आइडेंटिटी रिलेशन को चेक करके हम बोल देते कि सिमेट्रिक है, बट जो एक्स्ट्रा जो पेयर्स होते हैं वो आपके कंडीशन वेरीफाई नहीं कर रहे होते और इस वजह से क्वेश्चन हमेशा गलत होता है। तो इसलिए थोड़ी देर के लिए आइडेंटिटी पेयर को दफा कर दो कि यहाँ पर ये है ही नहीं, हम इनको जानते ही नहीं है, ठीक है, और अदर पेयर पर चेक करो। अब यहाँ पर देखो 1 2 आपका रिलेशन में बिलोंग कर रहा है तो 2 1 भी हमारे रिलेशन में बिलोंग करना चाहिए, क्योंकि कंडीशन क्या कहती है, ए भी अगर रिलेशन में है तो बी ए पेयर भी रिलेशन में होना चाहिए। तो यहाँ पर 1 2 हमारे रिलेशन में है तो 2 1 चेक करेंगे। यहाँ पर देखो 2 1 है ही नहीं, 2 1 तो हमारे एग्जिस्ट ही नहीं कर रहे हैं।
तो यहाँ पर हमारे पास ये बिलोंग नहीं कर रहा है रिलेशन में, और अगर ये रिलेशन में बिलोंग नहीं कर रहा है तो हम क्या बोलेंगे, सिमेट्रिक नहीं है भाई। सो R इज नॉट सिमेट्रिक। ठीक हुआ, बाकी हमें चेक करने की जरूरत ही नहीं पड़ी, एक ने ही बोल दिया कि ये सिमेट्रिक नहीं है, तो दूसरा हमें चेक करने की जरूरत ही नहीं है। नेक्स्ट हम चेक करेंगे ट्रांजिटिव के लिए। अब ट्रांजिटिव की कंडीशन क्या कहते हैं, ए भी रिलेशन में है, बी सी है, तो ए सी भी होना चाहिए। तो यहां से स्टार्ट करो, 1 2 हमारे पास रिलेशन में है। अब देखो 2 का किसी के साथ रिलेशन नहीं है, तो इसका पेयर हम चेक नहीं करेंगे। अब यहाँ पर देखो 1 3 रिलेशन में है, 3 3 रिलेशन में है, और 1 3 भी हमारे रिलेशन में, यहाँ पर ये वेरीफाई हो गया। बट यहाँ पर देखो 1 3 हमारे रिलेशन में है, इसको राइट करो। अब एक चीज याद रखना, अगर आपके पास इस तरीके से है और उसका पेयर है, आइडेंटिटी पेयर आपके पास है, तो वो कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा ही करेगा। और अगर आपके पास सिमिलर यहाँ पर है, देखो इन दोनों पेयर को कनेक्ट करो और 1 2 आपका अगर है, तो आपके पास ये ट्रांजिटिव की कंडीशन को वेरीफाई करेगा। ये बिलोंग कर रहा है, अब यहाँ पर 3 2 इसके अंदर है, बिलोंग कर गया, तो यहाँ पर 1 2 हमारा है, वो भी रिलेशन में बिलोंग कर, तो इस कंडीशन के अकॉर्डिंग हमारा कैसा है, ट्रांजिटिव है। अब बात करो, इस पेयर को छोड़ दो, इसको भी छोड़ दो, इनको तो बिल्कुल ही हटा देते हैं, हम थोड़ी देर के लिए रख लेते हैं, फिर बोलोगे आप ये थे हम भूल गए इनको छोड़ दो आप। ठीक है, इसके लिए हमने वेरीफाई कर दिया। इसके लिए देखो अब 3 2 है, ठीक है, 2 का किसके साथ रिलेशन है, 2 के साथ रिलेशन है। ठीक है, 2 का 2 के साथ रिलेशन है, तो यहाँ पर हमारे पास क्या होना चाहिए, 3 2 है, 2 2 है, तो ये और ये लास्ट में 2, तो हमारे पास 3 2 होना चाहिए, जो कि ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है। तो इस कंडीशन को भी वेरीफाई कर देता है ये हमारे पास। देखो इस एलिमेंट्स ने वेरीफाई कर दिया, जो कि ट्रांजिटिव की कंडीशन थी, इसने भी वेरीफाई कर दिया। अब इसके लिए देखो 1 का 2 के साथ है, 2 का 2 के साथ रिलेशन है, फिर 1 2 का भी रिलेशन है, तो तीनों ही हमारे जो एक्स्ट्रा पेयर थे वो ट्रांजिटिव की कंडीशन को वेरीफाई करते हैं। तो इस तरीके से आपको अलग अलग चेक करना है। ठीक है, क्या करना है आपको, अलग अलग चेक करना है। ये 3 2 3 3, ये था 4 4 1 1 2 2। क्लियर है। अब यहाँ पर हमने क्या किया, देखो फिर से मैं आपको बता देती हूँ, इस पेयर को छोड़ दो, इसको छोड़ दो, इसको छोड़ दो और इसको छोड़ दो। इसके लिए कंडीशन देखो 1 का 2 के साथ रिलेशन है, उसके बाद 2 का देखो कहीं पर भी और रिलेशन नहीं है, सिर्फ 2 के साथ रिलेशन। इन दोनों को कनेक्ट करो, ए बी बी सी, तो ए सी 1 2 का रिलेशन ये एग्जिस्ट कर रहा है, कंडीशन वेरीफाइड। सेकंड देखो ये आइडेंटिटी है, ये भी आइडेंटिटी, ये भी आइडेंटिटी और ये भी आइडेंटिटी। अब इसको चेक करो, 1 का 3 के साथ रिलेशन। अब यहाँ पर देखो 3 के हमारे पास 2 रिलेशन गिवन है, दोनों के लिए आप चेक करोगे। यहाँ पर देखो 3 का 3 के साथ रिलेशन है, तो 1 3 होना चाहिए, जो कि हमारे पास है। अब इस 3 का 2 के साथ भी रिलेशन है, तो यहाँ पर भी हमें चेक करना पड़ेगा, 1 3 3 2, तो 1 2 भी होना चाहिए, जो कि हमारे यहाँ पर एग्जिस्ट कर रहा है। तो जितने भी पेयर है सभी के सभी ट्रांजिटिव की कंडीशन को वेरीफाई कर रहे हैं। तो यहाँ पर हम बोलेंगे R इज ट्रांजिटिव रिलेशन। R कैसा रिलेशन है भाई, ट्रांजिटिव रिलेशन है। क्लियर है। क्या करना है, आइडेंटिटी रिलेशन को छोड़कर सभी को चेक करना है। अगर एक पॉइंट है यहाँ पर, जैसे एक एलिमेंट है आपका 2 के साथ पेयर बना रहा है, तो दोनों को चेक करना आपको अलग अलग से। अगर एक के साथ भी वो कंडीशन वेरीफाई नहीं करता तो हम उसको वेरीफाइड नहीं बोल सकते। आप देखो यहाँ से मैं इस एलिमेंट को हटा देती हूँ, आप देखो ये कंडीशन वेरीफाई करेगा, ये भी करेगा, ये भी करेगा, ये भी करेगा, सॉरी ये भी करेगा। अब इसको देखो 1 का 3 के साथ रिलेशन है, 3 का 3 के साथ रिलेशन है, 1 3 रिलेशन इसने वेरीफाई कर दी। बट अगर आप इसको देखकर बोल दोगे कि ये ट्रांजिटिव है, तो देखो क्या होगा, इसका इसके साथ रिलेशन बनाओ 1 3 3 2, तो 1 2 का जो रिलेशन है वो आपका यहाँ पर नहीं है, तो कैसा हो जाएगा ये नॉट ट्रांजिटिव। इट मीन्स कि अगर आपका एक एलिमेंट 2 एलिमेंट से कनेक्टेड है, 2 एलिमेंट से रिलेटेड है, जैसे 1 3 एंड यहाँ पर हमारे पास क्या है 1 का किसी और के साथ रिलेशन है, जैसे 1 का 2 के साथ। सिमिलर यहाँ पे देखो 3 का 3 के साथ है, 3 का 2 के साथ, तो आपको दोनों को अलग अलग चेक करना। सिंपल मीनिंग ये है कहने का। अब हम समझेंगे कि फंक्शन क्या होता है, फंक्शन के टाइप जो आगे की बातें। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि फंक्शन एग्जिस्ट कर भी रहा है या फिर एग्जिस्ट नहीं कर रहा है,
कोई भी अगर हमें फंक्शन गिवन है तो वो फंक्शन है या फंक्शन नहीं है, सबसे पहले हम बेसिक समझेंगे। जितना हो सका उतना इजी बनाने की कोशिश करूंगी, बट ट्राई करना कि समझ आ जाए। अब यहाँ पर देखो फंक्शन होता क्या, सिंपल लैंग्वेज में अगर मैं बात करूं फंक्शन क्या होता है, फंक्शन एक रूल होता है दो चीजों को कनेक्ट करने का। कोई भी दो चीजें उनको कनेक्ट करना है तो उसको हम क्या बोलेंगे, किस चीज की हेल्प से हम उसको कनेक्ट कर रहे हैं, किसी रूल की हेल्प से, तो वो क्या हो जाएगा, बेसिकली हमारा फंक्शन हो जाएगा। सो देखो ए फंक्शन फ्रॉम इज ए मैपिंग, इसको आप बोल सकते हो इज ए मैपिंग, या तो एक मैपिंग है या फिर एक रूल है। इज ए मैपिंग, या फिर आप बोल सकते हो कि ये क्या है, रूल है टू कनेक्ट x and y such that f is defined x to y। ये इस तरीके से हमारा कुछ होता है। ये सिर्फ सिंपल लैंग्वेज में मैंने आपको समझाया है, आप इसके डेफिनेशन रीड करना। सिमिलर ही आपके बस थोड़े से ये जो वर्ड्स है वो चेंज कर दिए गए। तो बेसिकली फंक्शन क्या होता है, या तो एक मैपिंग होती है या फिर आप बोल सकते हो इसको एक रूल। मैपिंग बोल लो, कोई डिफरेंस नहीं है मैपिंग और रूल के बीच में, दोनों सेम ही होते हैं। दोनों का मतलब क्या है, किसी एक मीडियम के माध्यम से वो कनेक्टेड है, इस तरीके से आप बोल सकते हो। और वो मीडियम क्या है, मैपिंग और रूल आपका मीडियम है एक्स और वाई को कनेक्ट करने का, और वो कनेक्ट कैसे होंगे इस तरीके से हम उसको डिफाइन करेंगे। क्लियर है। अब बात आती है कि अगर आपके पास कोई भी फंक्शन गिवन है और हमें चेक करना है कि वो फंक्शन है भी या नहीं है, इस चीज में फिर से फंडा आता है कि हम कैसे चेक करेंगे। तो मैं आपको एक एग्जांपल समझा रही हूं, ठीक है। एक एग्जांपल हम लेंगे। अब एग्जांपल हम क्या लेंगे, आपको हमेशा फंक्शन को समझने के लिए कोई एक ऐसा एग्जांपल लेना है जो कि आपकी रियल लाइफ से कनेक्टेड हो। किससे कनेक्टेड हो, रियल लाइफ से कनेक्टेड हो। अगर आप कोई और एग्जांपल के साथ समझेंगे तो आप इसे कभी नहीं समझ पाओगे। इसको लिटरली रियल लाइफ के साथ कनेक्ट करो, एकदम क्लियर कट हो जाएगा कि फंक्शन है क्या। अब देखो मैं मान रही हूं यहाँ पर दो सेट, यहाँ पर देखो बेसिकली एक्स और वाई हमारे पास सेट्स होते हैं, और इसके एलिमेंट एक्स है और इसके एलिमेंट वाई है। इन दोनों को हमें कनेक्ट करना होता है एक पेयर की फॉर्म में, ठीक है। अब देखो एग्जांपल की हेल्प से आप अच्छे से समझ जाओगे। इस डेफिनेशन को थोड़ी देर के लिए छोड़ दो, ये अभी आपके काम के लिए, बाद में आप इसको खुद से लिख लेना, ठीक है, क्योंकि एग्जांपल समझने के बाद आप खुद से समझ जाओगे। मान लिया मेरे पास एक ए सेट है जो कि किसका, कोई भी स्टूडेंट है किसी भी क्लास के। मैं ले रही हूँ यहाँ पर, मान लो आपकी क्लास 12th है तो 12th क्लास के मैं कुछ स्टूडेंट लिख रही हूँ, नाम मैं यहाँ पर लिख रही हूँ। जैसे मैं कैपिटल लेटर से नाम डिनोट कर रही हूँ, जो भी आपका दिल करे आप उसको ले सकते हो। तो यहाँ पर ले लिया मैंने, यहाँ पर RPST, और क्या लो, यहाँ पर ले लेती हूँ मैं, बी तो मैंने सेट लेना है, एक्स ले लेती हूँ, कुछ भी यहाँ पर नाम आप ले लेना, ठीक है। मैं सिर्फ इनको रैंडमली उठा रही हूँ, और ले लिया एक मैंने बी सेट। अब बी सेट में क्या डिफाइन कर रही हूँ, कुछ हाइट्स का। क्या डिफाइन कर रही हूँ, कुछ हाइट का। ये हाइट नहीं कि आप 10 फीट 20 फीट ले, वो आपको नहीं लेना है। बेसिकली हमें कनेक्ट क्या करना है, स्टूडेंट और देयर हाइट, स्टूडेंट और उनकी हाइट को हम कनेक्ट करेंगे। तो बेसिकली हम कुछ सिंपल हाइट्स लेंगे जो कि आपके एग्जिस्टेंस में हो। ये नहीं कि आप 10 फुट मान रहे हो, कोई भी 10 फुट का भी मिल जाए, ऐसा मत मानना। तो यहाँ पर मैं ले रही हूँ, जैसे देखो 3.5 से स्टार्ट कर लेते हैं, 3.5, 3.4, 3.6, एंड यहाँ पर मैं ले रही हूँ फिर 4 एंड 4.5, 5 एंड 5.5, ठीक है। ये मैंने ले लिया यहाँ पर बी सेट। अब हम एक रिलेशन डिफाइन करेंगे, ठीक है, एक रिलेशन हम डिफाइन करेंगे। अब देखो बात हम फंक्शन की कर रहे हैं, बट हम रिलेशन को डिफाइन करें, क्योंकि जब तक आपको उन दोनों के बीच का रिलेशन नहीं पता आप उस फंक्शन को डिफाइन नहीं कर पाओगे, ठीक है। रिलेशन से ही आपका फंक्शन बनता है, फंक्शन से रिलेशन नहीं बनेगा। अगर आपको रिलेशन आता है तो आप फंक्शन की ओर मूव कर सकते हो, अगर आपको रिलेशन नहीं आता देन आप फंक्शन की ओर मत जाइएगा। तो यहाँ पर रिलेशन क्या है, यहाँ पर ले लिया मैंने ए और बी टाइप का हमारा पेयर आएगा, ठीक है। पेयर हमारा किस टाइप का आएगा, ए और बी टाइप का हमारा पेयर आएगा, सच दैट ए हमारा सेट ए से बिलोंग करेगा और बी हमारा सेट बी से बिलोंग करेगा। क्लियर है कि जो फर्स्ट एलिमेंट है वो इस सेट से आएगा और सेकंड एलिमेंट हमारा इस सेट से आएगा। अब यहाँ पर क्या है, जो बी है
वो ए की हाइट है, जहां पर हम क्या बोलेंगे, बी इज हाइट ऑफ ए। बी क्या, बी हाइट ऑफ ए। क्लियर है, बी ए की क्या है, हाइट है। अब एरो डायग्राम जिसको नहीं आता है, सबसे पहले एरो डायग्राम आपको सीखना है, क्योंकि हम इसको एरो डायग्राम की हेल्प से समझेंगे। अब यहां पर देखो, मैं साथ साथ रिलेशन डिफाइन करूंगी और साथ साथ चेक करेंगे कि वो फंक्शन है भी या नहीं। यहां पर हम कैसे राइट करते हैं, ए सेट के एलिमेंट और इसमें हम बी सेट के एलिमेंट राइट करते हैं और यहाँ पर हमारा फंक्शन क्रिएट होता है। अब देखो यहाँ पर आर पी एस टी एक्स। अब यहाँ पर देखो 3.5, 3.4, 3.6, 4, 4.5, 5 एंड 5.5। क्लियर है, ए सेट के एलिमेंट यहाँ पर, बी सेट के एलिमेंट यहाँ पर। अब रिलेशन में डिफाइन कर रही हूँ, ठीक है। यहाँ पर मैं डिफाइन कर ही देती हूँ, लिख देते हैं। मान लिया हमारे पास आर की हाइट है 3.4, उसके बाद पी की हमारे पास हाइट है 3.6, उसके बाद एस की हमारे पास हाइट है 5, उसके बाद टी की हमने हाइट ले ली भाई 5.5, उसके बाद x की हमारे पास हाइट है मान लिया 4। ये मैंने एक रिलेशन डिफाइन किया। अब यहाँ पर इसको ड्रॉ कैसे करते हैं, जो फर्स्ट एलिमेंट है हमारा किसके साथ कनेक्टेड है, 3.4 के साथ, तो r को हम 3.4 के साथ कनेक्टेड कर देंगे एक एरो की हेल्प से। तो ये हमारे पास क्या बन रहा है कि ये डिफाइन करा है कि जो r है वो इसके साथ कनेक्टेड है। इट मींस r और 3.4 का क्या है, पेयर है, किसके साथ, रिलेशन के अंदर इसका पेयर है। सेकंड पेयर हमारे पास है p 3.6, नेक्स्ट है s 5, s है हमारे पास 5, t 5.5 एंड x 4। अब यहाँ पर एक लाइन मैं आपको बोलूंगी, जितने भी पर्सन इस यूनिवर्स के अंदर हैं, एग्जिस्ट कर रहे हैं, उन सभी की हाइट एग्जिस्ट करती है। अगर उसने जन्म भी लिया है ना, तो भी उसकी हाइट एग्जिस्ट कर रही है। तो जन्म से लेकर जब तक हम मर नहीं जाते तब तक हमारी हाइट एग्जिस्ट करती है। कोई भी पर्सन ऐसा नहीं है जिसकी हाइट एग्जिस्ट ना करे। तो यहाँ पर इस चीज को आप कनेक्ट करो कि हर एक पर्सन की एक हाइट एग्जिस्ट करती है, तो वो क्या बन जाएगा, हमारा फंक्शन। अगर यहाँ पर मैं बोल दूं कि किसी पर्सन, कोई एक पर्सन है और उसकी हाइट एग्जिस्ट नहीं कर रही, या फिर कोई एक स्टूडेंट है जिसकी हाइट एग्जिस्ट नहीं करी, तो ये क्या है, लिटरली हम बोल सकते हैं, नॉर्मल लैंग्वेज में हम बोल सकते हैं कि ये चीज हो ही नहीं सकती कि कोई भी पर्सन है उसकी हाइट एग्जिस्ट ना करे, ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो उस चीज को हम क्या बोल देंगे कि वो फंक्शन नहीं है। अगर एग्जिस्टेंस में है तो वो फंक्शन है, एग्जिस्टेंस में नहीं है तो वो फंक्शन नहीं है। अब इस चीज को मैंने रिलेट कर लिया। यहाँ पर ये हमारा कैसा है, ये हमारा एक फंक्शन है जो कि फंक्शन की कंडीशन को वेरीफाई करता है। फंक्शन की बेसिकली कंडीशन क्या होती है कि जो मैपिंग है वो हमारी कनेक्ट करती है एक्स और वाई को। और अगर हम कोई ऐसा रिलेशन यहाँ पर डिफाइन करें, ऐसा पेयर डिफाइन करें जो कि एक्स और वाई को कनेक्ट ही नहीं कर सकता, तो उसको हम फंक्शन नहीं बोलेंगे। ये हमारे पास मीनिंग है। सो इसके अकॉर्डिंग ये हमारे पास फंक्शन है। अब दूसरा मैं यहाँ पर रिलेशन डिफाइन करती हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर मैं एक चीज और ऐड कर देती हूँ, सिर्फ एक ही पेयर ऐड करूंगी, ठीक है। x इज 5.5, ठीक है, सिर्फ मैंने एक ही पेयर ऐड किया है। अब यहाँ पर चेंज देखना, x की जो हाइट है वो 5.5 है। अब मुझे एक चीज बताओ, हमें चेक करना है कि ये हमारा फंक्शन है या नहीं है। अब यहाँ पर देखो, r की एक हाइट है, इसकी भी एक है, इसकी भी एक है, इसकी भी एक है, बट x की हमारे पास दो हाइट है। क्या इस दुनिया में कोई ऐसा पर्सन है जिसकी दो हाइट एग्जिस्ट कर जाए? मैं बोल रही हूँ कि कोई एक पर्सन है जो कि 5 फुट का भी और 5.5 का भी है। ऐसा पॉसिबल है? नहीं है, क्योंकि या तो 5 फुट का होगा या फिर वो 5.5 का होगा। तो ये चीज बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। तो इसको हम क्या बोल देंगे कि ये फंक्शन नहीं है। सो एनी पर्सन, कोई भी अगर एग्जिस्ट कर रहा है तो उसकी सिर्फ एक ही हाइट एग्जिस्ट करेगी, और यहाँ पर हमारे पास x की दो हाइट एग्जिस्ट करी, इसलिए ये हमारे पास फंक्शन नहीं है। क्लियर है, दिस इज नॉट ए फंक्शन। तो आपको क्या करना है, इंटर रिलेट करना हाइट और पर्सन को। क्लियर है। अब इसको फिर से मैं रीडिफाइन कर रही हूँ इस रिलेशन में। सो यहाँ पर मैं क्या लिख रही हूँ, इस x को मैं बिल्कुल हटा देती हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर मैंने क्या किया, अब देखो
एक और तरीका मैं आपको दिखा रही हूँ, इस पेयर को मैंने बिल्कुल हटा दिया। अब देखो, अब यहाँ पर हमारे पास x की कोई भी हाइट एग्जिस्ट नहीं कर रही। क्या ये पॉसिबल है किसी पर्सन की हाइट एग्जिस्ट ना करे? दिस इज नॉट पॉसिबल। सो अगेन दिस इज नॉट ए फंक्शन। तो बेसिक बात क्या है कि आपको सिर्फ रिलेट करना है, किसको? हाइट और पर्सन को। अगर आपने रिलेट करना सीख लिया तो आप फंक्शन को बता सकते हो कि ये फंक्शन एग्जिस्ट करेगा या फिर फंक्शन एग्जिस्ट नहीं करेगा। सिमिलरली देखो यहाँ पर, ये तो हमारे पास हो गया, नहीं कर रही है। अब देखो, ये चीज थी, ये हमने फिर से यहाँ पर डिफाइन कर लिया कि x की जो हाइट है वो 4.5 है। ठीक है, अब यहाँ पर मैं इसको हटा दे रही हूँ और अब मैं यहाँ पर बना दूंगी इस रिलेशन को कुछ इस तरीके से। ठीक है, अब तक मैंने क्या किया था, एक पर्सन की दो हाइट ली थी। अब मैं क्या कर रही हूँ, दो पर्सन की एक हाइट ले रही हूँ। सो s की जो हाइट है वो क्या है, 4.5। अब मैंने ये वाला रिलेशन डिफाइन किया। अब इस रिलेशन के अकॉर्डिंग बताओ कि ये फंक्शन है या नहीं है। अब यहाँ पर क्या है, देखो सभी की अलग अलग हाइट है, बट यहाँ पर s और जो x है उनकी हमारे पास सेम हाइट है। तो क्या ये चीज एग्जिस्ट कर रही है कि दो पर्सन की सेम हाइट हो? एग्जिस्ट करती है, क्योंकि दुनिया में हमारे पास अ लॉट ऑफ पीपल ऐसे हैं जिनकी सेम हाइट है। तो यहाँ पर ये चीज हमारी एग्जिस्ट करती है कि दो पर्सन की एक हाइट है, या फिर 6, 7, 10, 15 पर्सन की क्या है, सेम हाइट है। सो लॉट ऑफ पीपल ऐसे होंगे जिनकी हाइट क्या है, सेम। तो उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पर मान सकते हैं कि दो पर्सन की सेम हाइट हो सकती है, इसीलिए ये हमारे पास क्या है, एक फंक्शन है। क्लियर है? दो की एक हाइट हो सकती है बट एक पर्सन की दो हाइट नहीं हो सकती। कोई पर्सन ऐसा है जिसकी हाइट ना हो तो फंक्शन एग्जिस्ट नहीं करेगा, क्योंकि कोई भी पर्सन ऐसा नहीं है जिसकी हाइट एग्जिस्ट ना करे। तो यहाँ पर ये दो तीन कंसेप्ट ऐसे हैं जिनसे आप पता कर सकते हो कि फंक्शन एग्जिस्ट कर भी रहा है या फिर फंक्शन एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। अब कुछ और पॉइंट आते हैं। ठीक है, अब कुछ और पॉइंट मैं यहाँ पर आपको क्लियर करूंगी। यहाँ तक तो हुआ कि हमारा फंक्शन है या नहीं है, फंक्शन एग्जिस्ट करेगा या फिर फंक्शन एग्जिस्ट नहीं करेगा। रिलेशन मैं ऑलरेडी यहाँ पर डिफाइन कर चुकी हूँ, जो कि हमारे पास ये है। अब बात करते हैं डोमेन क्या होती है, कोडोमेन क्या होती है, इमेज, प्री इमेज और यहाँ पर रेंज क्या होती है। सो सबसे पहले बात करेंगे डोमेन की, बात करते हैं। सबसे पहले क्या बात करते हैं भाई, डोमेन क्या है। अब जो हमारे पास ए सेट है, ये हमारा फंक्शन इस तरीके से होता है, ए से बी पर डिफाइन होता है और यहाँ पर हम राइट कर देते हैं, इसकी मैपिंग क्या होगी, एफ है ये, और ये ए से बी हमारा डिफाइन है। तो इसको हम इस तरीके से राइट करते हैं, एफ सच दैट ए टू बी। ये हमारी नोटेशन होती है किसी भी फंक्शन की। सो ये जो सेट है हमारे यहाँ पर आता है और जो ये सेट है ये हमारा यहाँ पर आता है। अब बात करते हैं डोमेन क्या होती है। ए सेट जो है हमारा कंप्लीट, ये क्या होती है, डोमेन ऑफ दैट फंक्शन। सो यहाँ पर ये हो जाएगा हमारे पास ए। फिर आता हमारे पास कोडोमेन क्या होती है, जो हमारे पास बी सेट है कंप्लीट, वो क्या हो जाएगा, कोडोमेन। तो यहाँ से मापना, ये हमारा डोमेन, ये हमारा कोडोमेन। पहला सेट है जो वो डोमेन है, जो दूसरा सेट है वो हमारा कोडोमेन है। ठीक है, उसके बाद आता है हमारे पास इमेज क्या होती है और प्री इमेज क्या होती है। ठीक है, इमेज क्या होती है और प्री इमेज क्या होती है। अब देखो यहाँ पर इमेज कहाँ से कहाँ डिफाइन होती है, ऐसे भी डिफाइन होती है, और प्री इमेज हमारा उल्टा चला जाओ। ठीक है, अगर आपका देखो इस तरीके से है, ठीक है, तो इस तरीके से इमेज होगी। अगर आप इस साइड से चलोगे तो वो हमारी प्री इमेज होगी। ये चीज हमेशा याद रखना, सीधा जाओगे तो इमेज, उल्टा जाओगे तो प्री इमेज। अब देखो आर की हमारे पास इमेज क्या है, जिस एलिमेंट के साथ वो कनेक्टेड है, जिस एलिमेंट के साथ वो कनेक्टेड है वो क्या है, उसकी इमेज है। अब यहाँ पर हमारे पास क्या होगा, 3.4 इज इमेज ऑफ आर। ठीक है, आर की इमेज क्या है, 3.4 है, पी की इमेज 3.6, एस की इमेज 4.5, एक्स की इमेज 4.5, टी की इमेज 5.5। तो यहां से यहां जाओगे तो इसकी इमेज ये है। अब बात करते हैं प्री इमेज। आपको इधर से इधर जाना है, क्या करना, उल्टा चलना है, बी से ए की ओर। तो यहाँ पर 3.4 की प्री इमेज क्या होगी, आर होगी। 3.6 की प्री इमेज क्या होगी, पी होगी। 4.5 की प्री इमेज कितनी है भाई, 2 है, एक एस है हमारे पास और एक एक्स है।
उसके बाद 5.5 की प्री इमेज क्या होगी भाई, टी उसकी प्री इमेज होगी। क्लियर है, इमेज आपको सीधा जाना है, प्री इमेज आपको उल्टाना है। क्लियर है। उसके बाद आता है हमारे पास रेंज क्या होगी, रेंज ऑफ फंक्शन क्या होगी। अब रेंज की बात करते हैं क्या होगा। अब यहां पर देखो बी में हमारे पास कितने एलिमेंट है, यहां पर देखो ये हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 एलिमेंट है। तो इन 7 एलिमेंट में, ठीक है, इन 7 एलिमेंट में जिस जिस एलिमेंट की प्री इमेज एग्जिस्ट कर रही है, जिस जिस एलिमेंट की प्री इमेज एग्जिस्ट कर रही है, मतलब अगर हम इस ओर जा रहे हैं तो यहाँ पर जो जो एलिमेंट है वो सभी हमारे किस में इंक्लूड हो जाएंगे, रेंज के अंदर वो इंक्लूड हो जाएंगे। अब यहाँ पर एक और पॉइंट आता है रेंज सेट और रेंज, वो हम क्वेश्चन के ऊपर जब बात करेंगे, क्वेश्चन करेंगे, तब हम समझेंगे रेंज सेट क्या है और रेंज क्या है। अब यहाँ पर रेंज में कौन कौन से एलिमेंट्स आएंगे, जिस जिसकी प्री इमेज एग्जिस्ट कर रही है। यहाँ पर इसकी प्री इमेज है तो ये हमारे पास आ जाएगा। सेकंड यहाँ पर देखो इसकी प्री इमेज है, ये भी आ जाएगा। इसकी प्री इमेज है, ये भी आ जाएगा। इसकी प्री इमेज है, ये भी आएगा। इसकी प्री इमेज है, ये भी आएगा। तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा भाई, रेंज सेट हमारे पास ये बन जाता है। क्लियर है, जिस जिसकी हमारे पास प्री इमेज एग्जिस्ट कर रही है। अब जो ये एलिमेंट है इनकी प्री इमेज एग्जिस्ट नहीं करे तो ये रेंज के अंदर नहीं आएंगे। तो डिफरेंस हमारे पास क्या है, कोडोमेन और रेंज के अंदर, कोडोमेन और रेंज के अंदर डिफरेंस क्या है, कोडोमेन में हमारे पास बी कंप्लीट आता है, बट रेंज में सिर्फ वही एलिमेंट इंक्लूड होते हैं जिनकी प्री इमेज एग्जिस्ट कर जाए। क्लियर है, फंक्शन कब होगा, फंक्शन कब नहीं होगा, रेंज, कोडोमेन, डोमेन या फिर इमेज, प्री इमेज, आई थिंक आपको सभी क्लियर हो गए होंगे। आप देखो फर्स्ट डेफिनेशन हमारे पास 1 की है और सेकंड डेफिनेशन हमारे पास ऑनटू फंक्शन की है। सो देखो ए फंक्शन है सच दैट x2 y is defined to be 1 1 if the image of distinct element of x under f is distinct for every x1 x2 belongs to x, f of x1 is equals to f of x, it implies x1 is equals to x2, otherwise f is called many one। अब यहाँ पर आपके पास समझने की बात क्या क्या है, देखो फर्स्ट ये हमारा क्या डिफाइन है भाई, फंक्शन हमारा डिफाइन है, x2 y हमारा डिफाइन है। तो यहाँ पर डोमेन हमारे पास क्या है, सेट x है और कोडोमेन हमारे पास सेट y है। क्लियर है यहाँ तक। उसके बाद इस डिफाइन टू बी 1 1, ये फंक्शन हमारा 1 1 होगा, कब होगा, इफ द इमेज ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट ऑफ x, जो x के हमारे अलग अलग एलिमेंट्स हैं उनकी इमेज हमारी डिस्टिंक्ट होनी चाहिए अंडर फंक्शन f। इस फंक्शन के अकॉर्डिंग x के जितने एलिमेंट हैं सभी एलिमेंट की अलग अलग इमेज एग्जिस्ट करनी चाहिए। क्या हुआ कि x के जितने एलिमेंट है सभी अलग अलग एलिमेंट के साथ y के अंदर कनेक्टेड होने चाहिए, तभी हमारा फंक्शन कैसा होगा भी 1 1 होगा। और इसके कंडीशन क्या है, मान लिया हमारे पास दो y है, f of x1 और f of x2 जो कि हमारे इक्वल है, तो जो हमारे पास x है वो भी हमारे पास इक्वल आना चाहिए, ये हमारे पास मीनिंग है। अब ये किस तरीके से बोल रहा है, यहाँ पर मान लिया मैंने a b c d एलिमेंट है, ये 1 2 3 4 5 6 एलिमेंट, तो एक ही इमेज होनी चाहिए और बिल्कुल अलग होनी चाहिए। b हमारे पास अलग एलिमेंट है तो इसकी अलग होनी चाहिए, c की अलग और d की अलग, मतलब ये सभी एलिमेंट इसके अंदर अलग अलग एलिमेंट से कनेक्टेड होने चाहिए और सिर्फ एक ही इमेज होनी चाहिए। ठीक है, एक ही इमेज होनी चाहिए इनकी यहाँ पर, तभी ये हमारा कैसा होगा भाई 1 1 होगा। और अगर हमारे पास मिल जाए दो एलिमेंट अगर एक पर जा रहे हैं, ठीक है, यहाँ पर ये हमारे पास क्या नहीं रहेगी, यूनिक और डिफरेंट नहीं रहेगी, क्योंकि यहाँ पर बोला गया है कि ये इसकी इमेज है तो ये डी की इमेज नहीं हो सकती। एक एलिमेंट की एक ही इमेज होनी चाहिए और क्या होनी चाहिए, डिस्टिंक्ट होनी चाहिए हमारे पास और यूनिक होनी चाहिए, तभी हमारे पास ये 1 1 होगा। यहाँ पर देखो दो एलिमेंट की एक इमेज आ गई तो ये हमारा कैसा बन जाएगा, मैनी वन। तो यहाँ पर अलग एलिमेंट की अलग ही इमेज एग्जिस्ट करनी चाहिए, तभी हमारे पास 1 1 फंक्शन होगा। ठीक है, अब यहाँ पर इसको चेक करने की कंडीशन होती है कि अगर हमें किसी भी फंक्शन को चेक करना है कि वो 1 1 है या नहीं है, देन हम क्या चेक करेंगे, f of x1 को f of x2 के इक्वल मानकर चलेंगे और प्रूफ कर देंगे x1 और x2 इक्वल है। अब इसका मीनिंग क्या है इस कंडीशन का,
एफ ऑफ x1 और एफ ऑफ x2 बेसिकली होता क्या है, y होता हमारे पास एफ ऑफ x के इक्वल, तो x हमारे पास ये है और y हमारे पास ये। जब हम x की वैल्यू इस फंक्शन के अंदर पुट करते हैं तो हमारे पास इसकी वैल्यू निकल कर आती है। क्लियर है? इस x की वैल्यू जब हम यहाँ पर पुट करते हैं तो यहाँ की वैल्यू हमारे पास आती है। तो यहाँ पर अगर हम x1 पुट कर रहे हैं तो हमारे पास क्या वैल्यू दे रहा है, ये आ रहा हमारे पास एफ ऑफ x2। ठीक है, तो ये दोनों अगर वैल्यू हमारी इक्वल है तो ये और ये वैल्यू हमारी इक्वल होनी चाहिए। तो यहाँ पर बेसिकली क्या बोला गया है कि ये 1 है और ये भी वैल्यू 1 है। ठीक है, ये दोनों वैल्यू क्या है, 1 है। तो यहाँ पर भी हमारा a ही होना चाहिए, ये एलिमेंट भी हमारे इक्वल होने चाहिए। इट मीन्स कि ये एलिमेंट सिर्फ एक पर ही जा सकता है। देखो यहाँ पर a b c d 1 2 3 4 5। अब यहाँ पर f ऑफ x1 हमारा ये है और f ऑफ x2 भी क्या है हमारा 1 है, दोनों हमारे क्या है इक्वल है। तो ये मान लिया हमारा f ऑफ x1 इज इक्वल्स टू f ऑफ x2 इज इक्वल्स टू 1, इसकी वैल्यू हमारे पास 1 है। ठीक है, तो क्या बोला गया है कि ये और ये पॉइंट हमारे इक्वल होने चाहिए, मतलब कि ये अगर ये है तो यहाँ पर ये एलिमेंट हमारा एक ही होना चाहिए। इसका मीनिंग ये है और इसका कंप्लीट मीनिंग क्या निकल कर आता है कि एक एलिमेंट की एक ही इमेज होनी चाहिए। घुमा फिरा कर आप कितना ही बोलो बात वही है। क्या मीनिंग है, अगर y हमारे पास एक वैल्यू है तो हमारे पास x की भी एक ही वैल्यू होनी चाहिए। इट मीन्स कि x के जो एलिमेंट है हमारे पास उनकी एक यूनिक और डिफरेंट इमेज होनी चाहिए y के अंदर। इट मीन्स कि यहाँ पर जितनी भी एलिमेंट है वो अलग अलग एलिमेंट से कनेक्टेड होने चाहिए, और ये नहीं कि किसी का यहाँ पर कनेक्टेड ही ना हो, वो भी नहीं होना चाहिए, सभी की होनी चाहिए, यूनिक और डिफरेंट होनी चाहिए। तो 1 1 है। अगर दो एलिमेंट एक के साथ कनेक्ट कर जाए या फिर तीन एक के साथ करे, चार एक के साथ करे, इट मीन्स एक या फिर एक से ज्यादा एलिमेंट अगर एक एलिमेंट पर कनेक्टेड होंगे तो वो मैनी वन में कन्वर्ट हो जाता है। उसके बाद सेकेंड डेफिनेशन है ऑनटू फंक्शन की। ए फंक्शन f such that x to y is said to be onto if every element of y is the image of some element of x under f. For every y belongs to y there exists an element x in x such that f of x is equals to y. अब यहाँ पर क्या बोल रहा है, ये हमारा x है, ये हमारा y है। यहाँ पर फिर से एलिमेंट में मान रही हूँ a b c d e f जी, जो भी आपका दिल करे वो आप मान सकते हो, 6 7 8। ठीक है, अब यहाँ पर ये क्या बोल रहा है कि ये फंक्शन हमारा ऑन टू कब होगा, जब y के सभी एलिमेंट की एक परी इमेज एग्जिस्ट कर रही हो। अब इसका मीनिंग क्या है कहने का कि y के जितने भी एलिमेंट हैं उनकी यहाँ पर कोई ना कोई परी इमेज एग्जिस्ट करनी चाहिए। इट मीन्स कि यहाँ के एलिमेंट के लिए एक एग्जिस्ट जरूर करना चाहिए x के अंदर एलिमेंट, इस तरीके से। ठीक है, अब यहाँ पर एक चीज और आती है कि जरूरी नहीं कि यहाँ पर ये यूनिक और डिफरेंट हो, ये कंडीशन सिर्फ 1 1 के अंदर होती है, यूनिक और डिफरेंट की सिर्फ 1 1 की कंडीशन है। बट यहाँ पर आपका यूनिक डिफरेंट जो भी हो चलेगा, बट पहली बात फंक्शन एग्जिस्ट करना चाहिए। पहली बात क्या है कि फंक्शन हमारा एग्जिस्ट करना चाहिए। ये नहीं कि यहाँ के सभी एलिमेंट्स के लिए हमने प्री इमेज तो निकाल दी बट वो फंक्शन ही एग्जिस्ट ना करा, तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए। फंक्शन एग्जिस्ट करना चाहिए, इन सभी की एक परी इमेज एग्जिस्ट करनी चाहिए, ये कंडीशन होती है ऑन टू फंक्शन के अंदर। अगर ये कंडीशन आपकी सेटिस्फाई हो जाती है तो फंक्शन हमारा ऑन टू है। और एक और शॉर्टकट होता है इसका, अगर किसी फंक्शन की रेंज बराबर हो जाए उसकी कोडोमेन की, तो फंक्शन हमारा कैसा होता है भाई, ऑन टू फंक्शन होता है। सो दो तरीके हैं, एक तो आप एरो डायग्राम की ओर जा सकते हो और दूसरा आप यहाँ पर रेंज को कोडोमेन के इक्वल प्रूफ कर सकते हो। देन हमारा फंक्शन कैसा हो जाएगा भाई, ऑन टू फंक्शन हो जाएगा। यहाँ पर बेसिक मुद्दा क्या आया, 1 1 के अंदर x के जितने एलिमेंट है सभी की एक इमेज एग्जिस्ट करनी चाहिए y के एलिमेंट के अंदर, और यूनिक और डिफरेंट होनी चाहिए। ऑन टू का फंडा क्या है, y के जितने भी एलिमेंट है सभी की एक प्री इमेज एग्जिस्ट करनी चाहिए, यूनिक और डिफरेंट से फंडा नहीं है। यूनिक और डिफरेंट को साइड में रख दो ऑन टू के लिए, बस चेक कर लो कि वो फंक्शन आपका एग्जिस्ट करना चाहिए और इनके लिए एक एलिमेंट यहाँ पर एग्जिस्ट करना चाहिए। किस फंक्शन के अंदर, इस फंक्शन के अंदर, या फिर रेंज कोडोमेन के बराबर होनी चाहिए, तो फंक्शन कैसा हो जाएगा, ऑन टू फंक्शन हो जाएगा।
अब देखो क्वेश्चन है, शो दैट f such that n to n given by f of x is equals to x plus 1 if x is odd, x minus 1 if x is even is both 1 1 and onto। हमें प्रूफ करना है कि ये फंक्शन 1 1 भी है और onto भी है। अब इसका प्रूफ कैसे करेंगे? सबसे पहले देखो हम 1 1 के लिए केस डिफाइन करेंगे। यहाँ पर देखो हमारे पास दो टाइप की वैल्यूज हैं, एक x जब हमारे पास ओड है और x हमारे पास क्या है, इवन के लिए। तो सबसे पहले देखो केस फर्स्ट, जब हमारे पास x1 और x2 दोनों ही कैसे भी इवन है, ठीक है, x1 और x2 दोनों हम क्या लेकर चलेंगे, सबसे पहले इवन है। तो यहाँ पर हम क्या डिफाइन करेंगे भाई, f of x1 f of x2 के बराबर है। और अगर हमारे पास x1 हमारा इवन है, ठीक है, x1 अगर हमारा इवन है तो y की वैल्यू हमारे पास क्या बन जाएगी, यहाँ पर देखो x इवन है तो फंक्शन हमें क्या वैल्यू देगा, x माइनस वन, x1 माइनस वन, और यहाँ पर भी हमारे पास क्या हो जाएगा, x2 माइनस वन, क्योंकि दोनों ही हमने क्या लिए हैं भाई, इवन लिए हैं। तो यहाँ से माइनस वन से माइनस वन कैंसिल, x1 हमारे किसके इक्वल आ गया, x2 के इक्वल। तो यहाँ से कंडीशन क्या बन जाएगी, f of x1 अगर हमारा f of x2 के बराबर आ रहा है, इट इम्प्लाइज x1 इज इक्वल्स टू x2, जो कि 1 1 की कंडीशन को वेरीफाई करता है। अब सेकंड केस देखो, केस सेकंड में हम क्या ले लेंगे, x1 और x2 दोनों क्या है भाई, बोथ आर ओड नंबर, ठीक है, दोनों हमने क्या ले लिया कि दोनों कैसे नंबर है, ओड नंबर है। देन हमारे पास f of x1 इज इक्वल्स टू f of x2। तो प्रूफ क्या करना है, x1 और x2 हमारे कैसे आने चाहिए, इक्वल आने चाहिए। तो ओड के लिए हमारे पास क्या है, x प्लस वन, तो ये हो जाएगा x1 प्लस वन और ये हो जाएगा x2 प्लस वन। तो यहाँ से भी x1 इज इक्वल्स टू x2 आ रहा है, तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, f of x1 इज इक्वल्स टू f of x2, इट इम्प्लाइज x1 इज इक्वल्स टू x2, जो कि 1 1 की कंडीशन को सेटिस्फाई करता है। अब जाते हैं केस थर्ड की ओर। अब यहाँ पर थर्ड केस हमारा क्या बनेगा, एक तो हमने ले लिया कि x1 या तो ओड हो सकता है या फिर दोनों इवन हो सकते हैं। अब हम लेकर चलेंगे एक ओड है और एक इवन। लेट x1 इज ओड एंड x2 इज इवन। क्लियर है? अब यहाँ पर देखो दोनों ओड थे या फिर दोनों इवन थे, तो हमें ये तो नहीं पता था कि x1 और x2 हमारे दोनों इक्वल ही आएंगे, बट यहाँ पर हमें पता है कि ओड और इवन कभी भी हमारे इक्वल नहीं होते। तो यहाँ पर देखो x1 कभी भी इक्वल नहीं होता x2 के। सो यहाँ पर हमें क्या लेना है, f of x1 इज नॉट इक्वल टू f of x2। तो यहाँ पर देखो x1 हमारे पास क्या है, जब हमारे पास क्या है, ओड है, तो ओड के लिए हमारे पास क्या आ जाएगा, x1 प्लस वन, और इवन के लिए हमारे पास क्या आ जाएगा, x2 माइनस वन। तो यहाँ पर देखो ये दोनों ही चीज हमारी इक्वल नहीं है, तो हमारे पास ये भी कंडीशन इक्वल नहीं आएगी। इट मीन्स कि ये जो फंक्शन है हमारा कैसा है भाई, 1 1 फंक्शन है। सो दैट ये हमारे पास ये दोनों भी इक्वल नहीं आ रहे। सो दैट सॉरी f इज 1 1 फंक्शन, f कैसा हो जाएगा, 1 1 फंक्शन हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर देखो x1 x2 हमारे इक्वल नहीं थे, तो यहाँ पर f of x1 और f of x2 भी हमारे कैसे नहीं है भी, इक्वल नहीं है। तो फंक्शन हमारा कैसा है भी, 1 1 फंक्शन है, जो कि 1 1 की कंडीशन को वेरीफाई करता है। अब एक केस और आप ये ले सकते हो कि x1 आप इवन लेकर चलो और x2 क्या लेकर चलो, ओड आप लेकर चलो। तो सभी के अकॉर्डिंग हमारा कैसा आएगा, ये 1 1 आएगा। अब बात करेंगे अगर हमारे पास ये फंक्शन ऑन टू है या नहीं, हमें ये प्रूफ करना है कि ऑन टू है। तो यहाँ पर हम लेकर क्या चलेंगे, हमें क्या चाहिए, जितने भी y हमारे पास हैं उनके लिए एक एग्जिस्ट करना चाहिए। क्या एग्जिस्ट करना चाहिए भाई, x एग्जिस्ट करना चाहिए। अगर हमारे पास x इवन है, when x इज इवन, तो x इवन है तो हमारे पास क्या एग्जिस्ट कर जाएगा, x माइनस वन। f ऑफ x की वैल्यू क्या आ जाएगी, x माइनस वन। तो f ऑफ x किसके बराबर आता है भाई, y के बराबर। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या है, y प्लस वन, और y की अगर हम वैल्यू निकाले तो क्या है, x माइनस वन। तो यहाँ पर देखो x अगर हमारा 2 है, x अगर 2 है तो y कितना होगा भाई, 1 है। अगर यहाँ पर x 3 है तो y हमारे पास क्या बन जाएगा, यहाँ पर हमारे पास 3 में से 1 जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारे पास 2। सॉरी यहाँ पर हम इवन लेते थे, तो 2 के बाद अगर 4 लेंगे तो यहाँ पर हमारे पास 3 है। इट मीन्स कि अगर हमारे पास x की वैल्यू इवन है तो जो y की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी, ओड आएगी। ठीक है, यहाँ पर आपका नेचुरल नंबर का है और ये भी हमारा नेचुरल नंबर का है। फंक्शन नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर डिफाइन है 1 2 3 4 5 6 एंड अप टू सो ऑन। सिमिलर 1 2 3
4 5 6 7 एंड अप टू सो ऑन। यहाँ पर देखो अगर x की वैल्यू हमारे पास 2 है तो ये 1 आएगा, 4 है तो ये 3 आएगा। इट मीन कि जितने भी इवन नंबर है सभी के लिए हमारे पास यहाँ पर इमेज एग्जिस्ट कर रही है, जितने भी यहाँ पर ओड नंबर हैं उनके लिए सभी के लिए यहाँ पर परी इमेज एग्जिस्ट कर रही है। अब हम लेकर चलेंगे अगर x हमारा ओड है, ओड है तो हमारे पास एफ ऑफ एक्स हमारे पास क्या है, ओड के लिए x प्लस 1 है जो कि हमारा y के बराबर होगा। सो यहाँ पर देखो x की वैल्यू अगर हमारे पास 1 है तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी 2, x की वैल्यू अगर 3 है तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास 4। तो यहाँ पर देखो x की वैल्यू 1 है तो y की वैल्यू 2, 3 है तो 4, यहाँ पर देखो फिर यहाँ पर 3 के बाद 5 है तो 6, सिमिलर यहाँ पर जो 6 है तो इसकी आएगी 5। इट मीन्स कि यहाँ पर जितने भी नंबर हैं सभी की एक प्री इमेज एग्जिस्ट कर रही है। इट मीन्स कि जो हमारा यहाँ पर y है उन सभी की एक वैल्यू यहाँ पर x में एग्जिस्ट कर रही है, जो कि किस कंडीशन को वेरीफाई करता है भाई, ऑन टू की कंडीशन को वेरीफाई करता है। या फिर आप यहाँ पर देखोगे कि सभी एलिमेंट की क्या कर रही है, प्री इमेज एग्जिस्ट कर रही है। तो इसकी जो रेंज है, इसकी जो रेंज है वो क्या हो जाएगी, कंप्लीट नेचुरल नंबर, क्योंकि यहाँ पर जितने भी एलिमेंट है सभी की एक प्री इमेज एग्जिस्ट कर रही है। रेंज भी यहाँ पर नेचुरल नंबर है और कोडोमेन भी हमारे पास नेचुरल नंबर है, दोनों इक्वल है। इसके अकॉर्डिंग भी हमारा कैसा भाई 1 1 फंक्शन है। तो दोनों तरीके से मैंने बता दिया, शॉर्टकट के अकॉर्डिंग भी बता दिया, रेंज इक्वल टू कोडोमेन होनी चाहिए, और दूसरा डेफिनेशन के अकॉर्डिंग इन सभी की हमारे पास प्री इमेज एग्जिस्ट करनी चाहिए, तभी हमारा कैसा होगा, ऑन टू होगा। सो f is 1 1 and on to फंक्शन। क्लियर हुआ कि ये हमारा कैसा फंक्शन है, 1 1 भी है और ऑन टू फंक्शन भी है। तो आपको चेक क्या करना है, सिर्फ आपको या तो डेफिनेशन के अकॉर्डिंग जाओ, अगर डेफिनेशन के अकॉर्डिंग थोड़ा टफ लग रहा है तो आप 1 1 की तो डेफिनेशन बिल्कुल क्लियर है, x1 x2 को आपको लेट करना ही पड़ेगा। बट इसके अकॉर्डिंग अगर आप इसके अकॉर्डिंग कर पा रहे हो, इसके अकॉर्डिंग कर लो, रेंज निकाल दो उसकी और कोडोमेन रेंज चेक कर लो, अगर वो इक्वल है तो ऑन टू है, नहीं है तो ऑन टू नहीं है। या फिर इस तरीके से आप डेफिनेशन के अकॉर्डिंग इसको सॉल्व कर सकते हो। अब देखो कंपोजिशन क्या होता है। कंपोजिशन हमेशा दो फंक्शंस के ऊपर निकालता है। मान लिया हमारे पास कोई फंक्शन है f जो कि a टू b डिफाइन है और g फंक्शन है हमारा जो कि b टू c डिफाइन है। तो यहाँ पर देखो ये हो जाएगा हमारे पास a b और ये हो जाएगा हमारे पास c, a b एंड c। फंक्शन f डिफाइन है हमारा a टू b, फंक्शन g डिफाइन है हमारा b टू c। ये हमारे पास x है तो b हमारे पास क्या हो जाएगा f ऑफ x, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है y और y किसके बराबर होता है भी f ऑफ x के बराबर। सिमिलर अगर ये हमारे पास x है और ये हमारे पास g है तो यहाँ पर ये हमारे के पास क्या बनेगा g ऑफ f ऑफ x, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास क्या बनता है भाई f ऑफ x बनता है और यहाँ पर x f की जगह पर g है और x की जगह पर क्या है f ऑफ x है। तो ये बनेगा हमारे पास g ऑफ f ऑफ x, जिसको हम बोलते हैं गोफ ऑफ x, हम इसको बोलते हैं g ऑफ f ऑफ x। और ये हमारे पास जो फंक्शन है ये डिफाइन होगा a टू c, जो कि हमारा क्या बनेगा भी गोफ फंक्शन बनेगा। क्या बनेगा गोफ फंक्शन। तो हमारा जो गोफ फंक्शन है वो कहाँ से कहाँ डिफाइन होगा, a से c की ओर ये डिफाइन होगा। अब यहाँ पर एक एग्जांपल समझेंगे। गोफ हमें निकालना है, f ऑफ x हमें गिवन है cos x और g ऑफ x हमें गिवन है 3x स्क्वायर। तो कैसे निकालेंगे, g ऑफ f ऑफ x, क्योंकि गोफ हमारे पास क्या होता है g ऑफ f ऑफ x होता है। अब यहाँ पर सबसे पहले इस फंक्शन की हम वैल्यू पुट करेंगे। ये कंप्लीट फंक्शन हमारे पास cos x के बराबर है। अब देखो ये हमारे पास क्या है, एक x फंक्शन है, क्योंकि हमारे पास फंक्शन किस तरीके से होता है g ऑफ x, f ऑफ x, इस तरीके से होता है। तो यहाँ पर ये वैल्यू हमारे पास क्या होती है कंप्लीट x, तो इसको भी हम क्या मान लेंगे कंप्लीट x मान लेंगे। बट यहाँ पर g ऑफ x हमारे पास क्या गिवन है 3x स्क्वायर। अगर इस x की जगह पर मैं cos x पुट कर दूं तो मेरे पास क्या निकल जाएगा g cos ऑफ x। सो यहाँ पर हम पुट करेंगे cos x, तो इसकी जगह cos x पुट किया तो इसकी जगह भी cos x पुट करना पड़ेगा। cos x का स्क्वायर जो कि किसके बराबर हो जाएगा 3 cos स्क्वायर x के ये इक्वल हो जाएगा। सो इस तरीके से आपको निकालना होता है कॉम्पोजिशन। अगर आपको फॉग गिवन है, अगर आपको गिवन है फॉग ऑफ x, तो ये आपको निकालना है f ऑफ g ऑफ
x, सबसे पहले इसकी वैल्यू पुट करो, फिर f ऑफ x फंक्शन में वो वैल्यू पुट करो, देन आपके पास इसका आंसर आ जाएगा, जिस तरीके से हमने इसको सॉल्व किया। एक लास्ट कंसेप्ट पर बेस्ड क्वेश्चन है, लेट f सच दैट n2y बी अ फंक्शन डिफाइंड एज f ऑफ x इज इक्वल्स टू 4x प्लस 3 वेयर y इज इक्वल्स टू y बिलोंग्स टू n, y इज इक्वल्स टू 4x प्लस 3 फॉर सम x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, शो दैट f इज इन्वर्टिबल, फाइंड द इनवर्स। अब सबसे पहला पॉइंट क्या है, कोई भी फंक्शन इन्वर्टिबल कब होता है? इन्वर्टिबल फंक्शन कब होगा? जब फंक्शन हमारे पास 1 1 एंड ऑन टू दोनों की कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। इट मीन्स कि अगर फंक्शन 1 1 भी है और ऑन टू भी है, देन फंक्शन हमारा इन्वर्टिबल होगा, और अगर इनमें से एक की कंडीशन भी वेरीफाई नहीं होती, देन फंक्शन हमारा इन्वर्टिबल नहीं होगा। उसके बाद आता है इनवर्स, हमें निकालना है। तो किसी भी फंक्शन का इनवर्स तब एग्जिस्ट करता है जब वो फंक्शन इन्वर्टिबल है। अगर फंक्शन इन्वर्टिबल नहीं है तो उसका इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा, हम उसका इनवर्स नहीं निकाल सकते। सो इसलिए इस क्वेश्चन में सबसे पहले बोला है कि इसका हमें प्रूफ करना है कि ये इन्वर्टिबल भी है, और इन्वर्टिबल है तो हम उसका इनवर्स इजिली निकाल सकते हैं। सो इन्वर्टिबल आपको खुद से निकालना है, क्योंकि 1 1 और ऑन टू की कंडीशन आपको यहाँ पर पुट करनी है। मैं यहाँ पर आपको बताऊंगी कि इनवर्स कैसे निकालते हैं। सो इनवर्स देखो, f ऑफ x हमारे किसके बराबर होता है? y, बट हमें निकालना क्या? फंक्शन का इनवर्स क्या बनेगा? f इनवर्स x हमें निकालना है, ठीक है, क्योंकि किसी भी फंक्शन का इनवर्स क्या बनेगा यहाँ पर? f इनवर्स x। और f ऑफ x हमारे किसके बराबर होता है भाई? y के बराबर। तो यहाँ से हम अगर x की निकालेंगे वैल्यू, तो ये क्या बन जाएगा? f इनवर्स y, क्योंकि फंक्शन को हम राइट हैंड साइड ले गए। बट हमें यहाँ पर क्या निकालना था? f इनवर्स x हमने निकालना था। यहाँ पर हमारे पास क्या निकल गया? f इनवर्स y। तो यहाँ पर अगर इस y की जगह पर मैं x पुट कर देती हूँ, तो ये हमारे पास क्या निकल जाएगा भी? f इनवर्स निकल जाएगा। तो बेसिकली हमें यहाँ पर क्या वैल्यू निकालनी पड़ेगी भी? x की जो वैल्यू है वो हमें निकालनी पड़ेगी पहले y के टर्म में, फिर y की जगह पर हमें x पुट करना है, देन वो हमारे पास क्या निकल जाएगा? f इनवर्स x फंक्शन हमारे पास ये निकल जाएगा। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे देखो, यहाँ पर देखो y हमारे किसके बराबर है? f ऑफ x हमारा है 4x प्लस 3, जो कि किसके बराबर होता है भाई? y के इक्वल। अब यहाँ पर हमें क्या करना है? इस x की वैल्यू निकालनी है, तो इस 3 को इस साइड ले आओ, y माइनस 3 दैट इज इक्वल्स टू 4x। इस x की वैल्यू निकालनी है, तो x को एक साइड रखो, इस 4 को y के साथ कनेक्ट कर दो। अब यहाँ पर ये हमारे पास क्या निकल गया? x इज इक्वल्स टू f इनवर्स y, बट हमें क्या निकालना था? f इनवर्स x। तो यहाँ पर अब हम पुट कर देंगे x। सो यहाँ पर देखो इस तरीके से x हमारा किसके बराबर होता है भाई? f इनवर्स y के। सो f इनवर्स y हमारा है y माइनस 3 बाई 4, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास x क्या निकल कर आता है f इनवर्स y। ये जो कंडीशन हमने यहाँ पर लिखी थी f ऑफ x इज इक्वल्स टू y, सो x इज इक्वल्स टू f इनवर्स y, इसको आप यहाँ पर अप्लाई करो। ये कंडीशन यहाँ पर हमने यूज की, दोनों को कंपेयर करेंगे, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लो, इसको सेकंड, कंपेयर करने के बाद ये कंडीशन आ जाएगी। अब हमें चाहिए f इनवर्स x, y की जगह पर x पुट कर दो, तो ये हमारे पास आ जाएगा फंक्शन का इनवर्स। बिल्कुल इजी है। सबसे पहले x को इन टर्म्स ऑफ y निकाल दो, फिर इसको f इनवर्स y की इक्वल पुट कर दो, और फिर y की जगह पर x पुट कर दो, तो वो हमारे पास इसका इनवर्स निकल जाएगा। और इसी के साथ जो चैप्टर है हमारा रिलेशन एंड फंक्शन कंप्लीट होता है। आई होप कि आपको सभी कंसेप्ट क्लियर हुए होंगे। फिर भी अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा। धन्यवाद।